बंगाल संस्कृति की सरजमीन है, कल्चर की सरजमीन है, भाईचारा की सरजमीन है। ये गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की सरजमीन है, सुभाष चंद्र बोस की सरजमीन है, विद्यासागर की सरजमीन है, सत्यजीत रे की सरजमीन है, काजी नजरुल इस्लाम की सरजमीन। पूरे हिंदुस्तान में यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हर जगह जातिवाद की राजनीति होती है, हिंदू मुसलमानों की राजनीति होती है, दलित ब्राह्मण की राजनीति होती है। बंगाल में कभी भी ऐसा 2021 से पहले नहीं हुआ। जब गृह मंत्री जी बंगाल में आते हैं, होम मिनिस्टर बंगाल में आते हैं अमित शाह जी, तो मतवा समाज के बारे में बात करते हैं, राजवंशी समाज के बारे में बात करते हैं, मल्ला समाज के बारे में बात करते हैं। मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें ये दूंगा। वो कभी भी बंगाल की जनता के बारे में बात नहीं करते, पोलराइजेशन के बारे में बात करते, ध्रुवीकरण के बारे में बात करते। तो क्या ये बंगाल की कल्चर थी? मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरफराज न्यूज लाइव। सरफराज न्यूज लाइव में आपका इस्तकबाल है। मगरबी बंगाल का इलेक्शन है, चुनावी माहौल है, इलेक्शन का गहमागहमी है। मगरबी बंगाल के इलेक्शन में मोदी जी की एंट्री हो चुकी है, जेपी नड्डा जी की एंट्री हो चुकी है, योगी जी आ चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान आ चुके हैं, राहुल गांधी की एंट्री बाकी है, प्रियंका गांधी की एंट्री बाकी है। ऐसी सूरत हाल में मगरबी बंगाल की सियासत भी चरमराई हुई है। ऐसी सूरत में बीजेपी में आपसी खलफशार भी है और इधर लेफ्ट कांग्रेस में सीटों का बंटवारा भी हो चुका है, मगर सीट किसे दिया जाएगा, किसे लड़वाया जाएगा, कौन कहां से लड़ेंगे, यह भी डिसीजन अभी तक नहीं हो पाया है। और दीदी का पैर भी टूट चुका है और बोले कि टूटे हुए पैर से ही हम मैच जीतेंगे, खेला होवे। ऐसी सूरत हाल में मोहम्मद सलीम साहब ब्रिगेड से बोलते खेला नहीं करेंगे, लड़ाई होवे, लड़ाई होवे, लड़ाई होवे। मैं आपकी मुलाकात मगरबी बंगाल की मोस्ट पॉपुलर फेस मोहतरमा बैसाखी बनर्जी साहिबा से करवाने जा रहा हूं। सरफराज न्यूज लाइव में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं बता दूं मोहतरमा के बारे में, एजुकेशन से लेकर के, तालीम से लेकर के सियासत तक इनका अपना वर्चस्व है। चाहे वो मैदान तालीम का हो या सियासत का हो, ये दोनों पर बहुत गहरी गिरफ्त और अपनी मजबूती के साथ पकड़ रखती है। अगर जब भी बंगाल की सियासत की तारीख लिखी जाएगी तो मगरबी बंगाल में मोहतरमा बैसाखी बनर्जी के बगैर हम लिख नहीं सकते हैं। आपको पता होनी चाहिए कि टीएमसी भी बड़ी पोजीशन में थी, दीदी के आसपास थी, दीदी के काफी करीब थी और इन्होंने टीएमसी का एज ए स्पोक्स पर्सन भी काफी जो समझिए कि बंगाल में नहीं पूरे हिंदुस्तान में पार्टी को उजागर किया है। अभी 2019 से बीजेपी में शामिल थी, जिम्मेदारियां भी बहुत सारी दी गई थी। कलकत्ता जोन एंड 124 परगनास, जहां कमोबेश 50 असेंबली की सीटें आती है, को कोऑर्डिनेटर थी और इससे पहले शोभन भी वहां के जो 2016 में सारी जिम्मेदारी निभाई थी। मगर क्या वजूहात थी, क्या रीजन था, ये रिश्ते टूट गए। क्यों टूटा, नहीं टूटा, हम डायरेक्ट जानते हैं मोहतरमा बैसाखी बनर्जी साहिबा से। आपका स्वागत है। शुक्रिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम लोग शामिल हुए 2019 में। एक बहुत ही अच्छा माहौल में हम लोग काम शुरू किए, मगर उसके बाद कुछ हिचकिचाहट पैदा हुआ और मुझे लगा कि कोई भी कारण है उसके पीछे कि हम लोग को ठीक से वहाँ पे काम करने नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद हमको लगा कि शायद ये टीदिंग ट्रबल है, शुरुआत के स्टेज है, इसलिए ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मगर उसके कुछ दिन बाद हम लोगों के पास लीडर्स खुद आए, एकदम नेशनल लेवल में भी हम लोगों का बात हुआ। हम लोग को ये कहा गया कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगा और रिस्पेक्ट भी। और आज तक कोई भी तृणमूल से आया लीडर को जो नहीं मिला वही शोभुंदा को मिला या मुझको मिला। हम लोग को ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट मिला, राइट। बाकी जो है उन लोग को पॉलिटिकल पोस्ट मिला। हम लोगों के पोस्ट पॉलिटिकल के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन। और जो 51 सीट्स के लिए हम लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया, वो एकदम बहुत जिम्मेदारी दी गई, वो एकदम बहुत चैलेंजिंग सीट्स था। वहाँ पे सीपीएम के सीट्स वो जो माना जाते थे, वो लेफ्ट
फोर्ट से निकाल के शोभन चैटर्जी ने ये दीदी का एकदम मजबूत फोर्ट बनाया था। मगर अभी जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए तो हम लोग को यही सीट्स देके कहा गया कि इनको नर्चर करो, यहाँ का प्रॉस्पेक्ट्स बदलो, और हम लोग वही काम शुरू किए। दिन में 18-19 घंटे यही सब जिले जाते जाते हम लोगों का वक्त काट रहे थे। अचानक ये इलेक्शन का माहौल आया। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत अच्छा सिस्टम है कि डेमोक्रेटिक तरीके से डिस्कशन किया जाता है कि कौन से सीट में सबसे विनेबल कैंडिडेट कौन है, कोई फेवरेटिज्म, कोई पार्शियलिटी का गुंजाइश ना रहे, बारीकी से सब ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट सिलेक्ट किया जाता है। मगर उसी माहौल में हम लोगों ने देखा कि अचानक 3rd and 4th फेज के लिए जब नाम अनाउंस किया गया तो मुझे बहुत शौक लगा कि एक सिटिंग एमएलए, राइट, एकदम राइट, उनका सीट से तभी बेदखल किया जाता है जब उनका परफॉर्मेंस खराब हो या वो खुद चाहते हो, वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो कि मैं इस सीट से लड़ने के लायक हूँ। नहीं तो फिर शोभन चैटर्जी के जैसे शख्सियत जो बेहाला के साथ साथ एक बेहाला ईस्ट के साथ साथ उनका नाम जाना जाता है कि वो बेहाला ईस्ट को एक, अगर आप ये बहुत पुराना हिस्ट्री में जाएंगे तो एक गांव से एक शहर में कन्वर्ट किया उन्होंने। इतना काम किया और जितना पैसा उन्होंने वहाँ पे डेवलपमेंटल वर्क में किया बेहाला ईस्ट और आसपास के एरिया में शायद ही कोई किया है। तो उनको अचानक बेहाला ईस्ट से हटा के बेहाला वेस्ट देने का जो ये डिसीजन, ये मुझे बहुत इंसल्टिंग लगा और मुझे बहुत दुख भी पहुंचा कि एक बार के लिए भी ऐसा कोई डिस्कशन नहीं था। किसी ने बोला नहीं कि क्या वजह से आपको बेहाला वेस्ट में शिफ्ट किया जा रहा है, बेहाला ईस्ट के लिए आपका क्या सुझाव है, ये पूछा नहीं गया। मगर अचानक ये डिसीजन लिया गया तो हम लोग को लगा कि आपने अभी बोला था कि डेमोक्रेसी तरीका से, लोकतंत्र तरीका से बीजेपी में फैसले होते हैं, तो क्या लगा कि इस बार बंगाल में वो फैसले नहीं हो पाए? नहीं, मैं ये नहीं बोल सकती हूँ। बाकी सीट्स के जगह भी मैं कभी कभी यही देख रही हूँ कि जिसके बारे में यहाँ पे चर्चा होता है वो जाके एकदम बदल जाए। शायद ये क्या सिस्टम में, देखिए ये तो जब कैंडिडेट सिलेक्ट होता है ये एकदम पूरा टॉप लेवल में सिलेक्ट होते, मगर सुझाव जो यहाँ से जा रहे हैं कितना वो बारीकी से लिया जा रहा है, कितना उस पर ध्यान दिया जा रहा है, कौन जो हम लोग तो दिल्ली में बैठे हुए नहीं, बंगाल और दिल्ली के बीच का जो सेतु है, जो ब्रिज है, वहाँ पे कोई गैप हो रहा है या नहीं, वो जो इंचार्ज बना के भेजा जाता है क्या वो सही चीज डिलीवरी नहीं दे पा रहे? देखिए ये मुझे यही लग रहा है कि अगर कोई सही से उन लोग को समझाते तब ये कभी नहीं सुझाव होता कि शोभन चैटर्जी को बेहाला ईस्ट में नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे एक बच्चा को भी पूछिएगा कि बेहाला ईस्ट का आपका धड़कता है सीना किसके लिए, तो वो है शोभन चैटर्जी के लिए। तो इसमें हमको नहीं लगता है कि सही इंफॉर्मेशन उन लोगों को दिया गया था और इसी से शायद ये गया। हाईकमान ने आपको आपके रेजिग्नेशन इस्तीफानामे को उन्होंने फौरन तो एक्सेप्ट नहीं किया, मगर बोला कि आपके जज्बाती फैसले हो सकते, कुछ भी हो सकते, शायद सुबह का भला शाम में आ जाए, तो क्या कुछ ऐसा भी? देखिए सुबह का भला शाम में घर वापस आने का जो सवाल, हम लोग बहुत सोच समझ के ही ये फैसला लिया। हम लोग को लगा कि अगर पार्टी को ये नहीं लगता है कि जहाँ पे मैं सबसे ज्यादा काम की हूँ, जहाँ पे मैं नर्स की हूँ, अगर वहाँ पे मेरा काबिलियत पे कोई शक रहता है तो फिर तो वहाँ पे काम करना। हम लोग कोई पोस्ट के लिए कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, कोई फेवर के लिए कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, काम करना चाहते थे इंसान के लिए। और अगर बेहाला के इंसान को हम धोखा देंगे तो बाकी लोगों के पास हम लोगों का कोई क्रेडिबिलिटी बचेगा नहीं। तो नेक्स्ट आपका प्लान क्या है, क्या करना चाहते हैं? देखिए किस तरीके से करना, इसलिए कि ये तो इलेक्शन का वक्त है, ये इलेक्शन का जमाना है। हमारे ख्याल से 1947 के बाद से 2021 का इलेक्शन सबसे चर्चित इलेक्शन है और वो तिनकोनिये भी मुकाबला होने भी जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में हर लोग चाहते हैं इस बार बंगाल में मेरी हुकूमत हो, मेरी हुकूमत। तो ऐसे वक्त में आपका क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा? देखिए हम लोग तो बहुत पैशनेट वे में भारतीय जनता पार्टी में काम करना शुरू किए थे। लगा भी यही था कि कोई चेंज का शायद हम लोग एक एजेंट बन सकेंगे,
मगर हम लोग को काम बीच में छोड़ना पड़ा। हम लोगों का अधूरे काम कोई ना कोई तो करेगा। आगे हम लोग नतीजे की तरफ देखेंगे कि क्या नतीजा निकलता है। फिलहाल हम लोगों का फ्यूचर प्लान जो है, आपने जो पूछा, एक पार्टी छोड़ के फौरन दूसरे पार्टी में भागो, ये पॉलिसी ना तो शोभन चैटर्जी फॉलो करते हैं ना हम। तो एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट और शोभन चैटर्जी एज अ पॉलिटिकल लीडर, हम दोनों ही चाहेंगे कि थोड़ा वक्त लेके ऐसा कोई कदम उठाए जहां पे हम लोगों का जो फॉलोअर्स, जो पिछले कई दिनों से जो लोग रिजाइन करते हैं वो हट जा रहे हैं बीजेपी से, वो तृणमूल से जो लोग हम लोगों के पास आने वाले थे वो डिप्रेस्ड हो गए, तो उनको भी तो समेट के कुछ करना होगा हम लोग को। तो वो क्या करेंगे, थोड़ा वक्त लेके ही डिसाइड करेंगे। मगर हमें जहां तक पता है कि बीजेपी का एक अपना वर्चस्व है, वो आरएसएस हिंदू महासभा बजरंग दल के आइडियोलॉजी पे चलते हैं, और जब वहां पर आरएसएस बजरंग दल हिंदू महासभा के लोग नहीं रहते तो ऐसे लोगों को पार्टी में सरवाइव करना, यहाँ पोजीशन बनाना, जगह बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम डायरेक्ट जानते सवाल का जवाब लेते हैं मोहतरमा बैसाखी बनर्जी साहिबा से। देखिए, हमको कभी भी ये नहीं लगा कि आरएसएस हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहे या फिर बजरंग दल यहाँ पे आके मुझको कोई परेशानी में डाल रहे। परेशानी में डाला नहीं, वो तो काम आपसे 100% लेंगे, मेहनत 100% कर ऑर्गेनाइजेशन, मगर जब जगह लेने की बात आएगी, आपको पोजीशन देने के बारे में आएगी, तो उस वक्त आरएसएस के लोग होने चाहिए। देखिए, ये भी नहीं है। आप अगर पापिया अधिकारी की तरफ देखेंगे, पायल शॉर्टर की तरफ देखेंगे, जॉर्ज दास, तो ये कहाँ का, इन लोगों का क्या बैकग्राउंड है, ये नहीं है। एक्चुअली हमको लग रहा है कि काम के आदमी लोकेट करने में थोड़ा बहुत हमको लग रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड कम है। अगर और भी सीरियसली थोड़ा चर्चा होता, थोड़ा सब कुछ जो जहां से जो सुझाव है वो थोड़ा न्यूट्रल तरीके से, क्योंकि आपके आंख में अगर पट्टी है और आपको वैशाखी बैनर्जी को खराब देखना ही है, आप चाहे जितना रोशनी डालेंगे आप मुझे खराब ही देखेंगे, क्योंकि वो आपका प्री डिटरमिन्ड माइंडसेट है। तो यहाँ पे हमको यही लगा कि शोभन चैटर्जी इज एन एक्सीलेंट पॉलिटिकल लीडर। ये सर्टिफिकेट मुझे देने का जरूरत नहीं है, आप भी देने का मुझे नहीं लग रहा है कि आपका भी जरूरत है, ये सबको पता है। उसके बावजूद भी अगर हम लोग सोचेंगे कि एकदम फोर्सफुली हम लोग शोभन चैटर्जी का जो ये है दर्जा है वो छोटा कर देंगे, तो ये तो मुमकिन नहीं। एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है कि आप कोई पार्टी ज्वाइन करने नहीं जा रहे, मगर आपका सपोर्ट और सहयोग, ताउन और हिमायत किसको रहेगा? हम डायरेक्ट जानते हैं बैसाखी बनर्जी साहिबा से। देखिए, मेरा सपोर्ट आपका तो ऑर्गेनाइजेशन है, लोग हैं, जनाधिकार है, मेरे चारों तरफ सपोर्टर्स है, और हम लोग तो बिछड़े हुए नहीं है। हर दिन आपके साथ बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इतने रात तक लोग आए हुए थे और बात करते करते यही रात हो रहा है, हर दिन हो रहा है। तो हम लोग यही करेंगे कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज एक जगह और प्रेशर ग्रुप एक जगह, आप 10 इंसान मिलके जब बात करेंगे ना, तो मेरे बाद 10 इंसान से 20 तक पहुंचेगा, 20 से 100 तक पहुंचेगा। तो उस तरीके से हम लोग यही सोचेंगे कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो बेस्ट है, मे द बेस्ट वन विल, और बंगाल के लिए एक अच्छा और मजबूत सरकार बने, जहाँ पे वो सरकार ममता बनर्जी की हिमायत में होगा या बीजेपी के समर्थक में या लेफ्ट कांग्रेस का होगा, हम डायरेक्ट जानते हैं मोहतरमा बैसाखी बनर्जी साहिबा से। देखिए, सरकार जिस आपने मजबूत बोला है, इशारा तो कहीं ना कहीं आपका है, कोई इंडिकेशन तो है, मगर मैं चाहता हूं कि सरप्रस के दर्शक को, नाजरीन को प्लीज वो जागर किया जाए। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि सरकार जो बने वहां पे ऐसा कोई भी नहीं हो जो डर के मारे जिए, ऐसा कोई नहीं हो जो जहाँ पे मैं औरत होने के नाते मैं छोटा महसूस करूं, कोई कौम होने की वजह से कोई सफर ना करे। हम लोग भाईचारे के साथ रहे, सब एक साथ जुट के एक जो है अच्छा माहौल जो बंगाल में अभी कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं कि एक गवर्नेंस के लैक है, एकदम राइट, पॉलिसी पैरालिसिस चल रहा है जी। वो चीज से निकल के हम लोग को आगे जाके सरकार बनाना है। तो
जनता जनार्दन जिस तरफ उन लोगों का वोट रहेगा, मैं तो जनता को सलाम करूंगी, चाहे वो मेरे इच्छा को माने या ना माने। एक इंपॉर्टेंट सवाल लेते हैं। बंगाल संस्कृति की सरजमीन है, कल्चर की सरजमीन है, भाईचारा की सरजमीन है, ये गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की सरजमीन है, सुभाष चंद्र बोस की सरजमीन है, विद्यासागर की सरजमीन है, सत्यजीत रे की सरजमीन है, काजी नजरुल इस्लाम की सरजमीन। पूरे हिंदुस्तान में यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हर जगह जातिवाद की राजनीति होती है, हिंदू मुसलमानों की राजनीति होती है, दलित ब्राह्मण की राजनीति होती है। बंगाल में कभी भी ऐसा 2021 से पहले नहीं हुआ। जब गृह मंत्री जी बंगाल में आते हैं, होम मिनिस्टर बंगाल में आते हैं अमित शाह जी, तो मतवा समाज के बारे में बात करते हैं, राजवंशी समाज के बारे में बात करते हैं, मल्ला समाज के बारे में बात करते हैं। मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें ये दूंगा। वो कभी भी बंगाल की जनता के बारे में बात नहीं करते, पोलराइजेशन के बारे में बात करते, ध्रुवीकरण के बारे में बात करते। तो क्या ये बंगाल की कल्चर थी या नहीं? हम डायरेक्ट जानते हैं कि जातिवाद के नाम पर राजनीति करना बंगाल में कभी भी नहीं रहा। मगर इस बार जो होम मिनिस्टर जी करने जा रहे हैं, क्या उनका फैसला सही था या गलत था, हम डायरेक्ट जानते हैं। पॉलिटिकल एनालिसिस है मोहतरमा बैसाखी बनर्जी साहिबा से। नहीं, ये आपसे मैं सहमत नहीं हूँ कि ये होम मिनिस्टर ने शुरू किया है। एक्चुअली ये जातिवाद का राजनीति शुरू किया है ममता बनर्जी खुद। उन्होंने जो भाईचारा का माहौल था, जहाँ पे अचानक उन्होंने ठीक किया कि ये कौम को कुछ ज्यादा देना है, क्योंकि वहां से उन्होंने साफ कहा कि मेरे दूध देने वाला गाय जो है उनको मैं ज्यादा दूंगी। एक बार हम लोगों के कॉलेज में इदारा का जो प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पे मैं मल्टी स्टोरेज बनाया, वहां पे मल्टी स्टोरेज बनाया। तो मैंने कहा कि मेरे बच्चे या फिर क्यों बस्ती में रहते हैं, क्यों ऐसे स्लम में रहते हैं जहाँ पे 200 स्क्वायर फीट में 6 लोग रहते हैं, एक कॉमन टॉयलेट में 40 फैमिली जा रहे हैं, तो ये माहौल क्यों है? तो उन्होंने कहा, एक बहुत अहम चीज कहा था जिससे मेरा पूरा शख्सियत काम हो गए थे, कि अगर ये लोग जाग जाएंगे मेरा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। तो वोट बैंक और पॉलिटिक्स जब तक रहेगा, जब तक मैं आपके अंदर एक बैलेट पेपर का एक सिर्फ वोटर देखूंगी, मेरे भाई नहीं देख पाऊंगी, मेरे बहन नहीं देख पाऊंगी, मेरे फेलो सिटीजन नहीं देख पाऊंगी, तब तक ये पोलराइजेशन होगा ही होगा। कभी वो मुस्लिम को सेटिस्फाई करेंगे तो वो हिंदू को सेटिस्फाई करेंगे। ये जो मतुआ समाज, आप बोलिए तो पूरा साल कितने बार आप मतुआ समाज के बारे में सुनते? नहीं सुनते। वोट खत्म हो जाएगा, ये सब किस्सा खत्म हो जाएगा। मगर मेरे नजर में ये है कि जो पिछड़े हुए हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मेरे हर एक भाई उठ के आए। जो फैसिलिटी मुझे मिल रहा है, अगर वो सेम नहीं है तो एटलीस्ट वो छूने की कोशिश करे। तब भी एक जो हम जो बोल रहे कि सोनार बांग्ला क्या होगा? रविंद्रनाथ ने जो बना के दिया, जो हम लोगों के सुभाष चंद्र बोस ने जो ड्रीम देखा, वो ऐसा सोसाइटी का ड्रीम देखा जहाँ पे हम में और आप में कोई भेदभाव नहीं। ये बंगाल के कल्चर है। और अगर ये इसका कोई शर्मनाश किया है, मैं बोल रही हूँ कि आप हिंदुओं के पास जो अपील करेंगे ना, कब करेंगे? जब आपको ये समझ में आएगा कि बहुत दिन तक हिंदू लोग एक्सप्लॉइटेड हुआ है, उन लोगों के अंदर एक गुस्सा है, उस गुस्से को हम मोबिलाइज कर सकते हैं। और क्यों गुस्सा है? क्योंकि अब तक जो तुष्टीकरण का राजनीति चल रहा था वो एक कौम के तरफ डायरेक्शन। और क्योंकि मैं मिली अलामीन कॉलेज में पढ़ाई हूँ, मैं जानती हूँ कि एक्चुअल बेनिफिट कुछ भी नहीं पहुंचा। एकदम राइट। कहीं पर अभी भी उन लोगों का जो स्ट्रगल है, अभी भी जो एक अगर गरीब हिंदू देखेंगे और एक गरीब मुसलमान, गरीबी का जो पिक्चर वहां पे वो आपका रूह कांप उठता है कि अभी भी मैल न्यूट्रिशन है, अभी भी एजुकेशन पहुंचा नहीं है। और ये सब मुद्दा को लेके हम और आप जैसे बेवकूफ लोग सोचते हैं। बहुत अच्छी बात आपने मुद्दे की बात की है। बीजेपी तो बोले कि जय श्री राम के नाम पे दो, और योगी जी आकर के बोलते हैं कि भाई हिंदू समाज के भगवानों को यहाँ पूजा करने की इजाजत नहीं दी जाती। मगर कोई नहीं बात कर रहा है कि बंगाल में एजुकेशन कैसे आम हो और गरीब की गरीबी कैसे खत्म हो
और जो औरतों को समझिए कि सम्मान कैसे मिले, उसको इज्जत कैसे मिले, बंगाल में तरक्कियात के काम कैसे बढ़े, बंगाल में कल कारखाने कैसे लगे, नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। कोई बातें कर रहा है तो बोले जय श्री राम के नारे पे हमें वोट चाहिए, कोई बातें कर रहा है नारे तकबीर अल्लाह अकबर के। क्या बंगाल का मुद्दा जय श्री राम होगा या नारे तकबीर कुछ और हम डालते या कुछ और होगा? डायरेक्ट मोहतरमा बैसाखी बनर्जी साहिबा से जानते हैं। देखिए, नारेबाजी तो चलते रहेंगे पॉलिटिक्स में, मगर मुद्दा का बात जब आएगा, मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल लीडर्स को, हम लोगों का अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि कितना अच्छी तरीके से यहाँ पे रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ऑल रिलीजन के बारे में कहा गया था, कितना अच्छा इक्वलिटी के बारे में कहा गया था। मगर अभी अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि कहीं पर हम कलमा पढ़े बगैर एक दुपट्टा ऐसे करके चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है। रिलीजियस फंक्शन से तो सबको दूर रहना चाहिए। मेरा रिस्पेक्ट अगर है, मैं अगर उर्दू में दो चीज सही नहीं बोल सकती तो गलत बोलना भी मेरे, इंशाल्लाह ये वर्ड आप कब यूज करते हैं बोलिए तो, और अभी जैसे यूज करते हैं, ये यहाँ पे एक मंदिर बनेंगे, यहाँ पे ये पूजा होगा, इससे कई बड़ी मुद्दा हम लोगों के पास है। बंगाल में, बंगाल हर वक्त भारतवर्ष को रास्ता दिखाया है, रिप्रेजेंट किया है। तो भारत को पिक्चर, भारत के सामने बंगाल का पिक्चर क्या रहेगा, मुझे लगता है मेहबूब भाई कि चाहे हम डिबेट करें, चाहे आप डिबेट करें, चाहे यहाँ पे 400 आदमी आए ये सोचने के लिए मजबूर करे कि ये करो वो करो, बंगाल का जनता बहुत होशियार है, वही करेंगे जो उन लोगों को ठीक लगेगा और उन लोगों के लिए सही रहेगा। ये हम लोगों के बात से, नारेबाजी से ये लोग हिलेगा नहीं। ये तो जोश पैदा करने के लिए, जुनून पैदा करने के लिए नारेबाजी लगा रहे। ये जो खेला होवे हम पॉलिटिक्स को इतना सीरियस अफेयर है, उसको खेला में कन्वर्ट करना, ये कौन होशियारी का बात है? ये किसके मुंह से निकल रहा है? एक चीफ मिनिस्टर के मुंह से निकल रहा है कि खेला होवे, और बोल रहे कि स्माइली पिक्चर होगा। क्या ये हमको लग रहा है कि इट हैज बिकम अ शैम। राजनीति जो अभी है ना, पहले जब लोग राजनीति करते थे, हम लोग उन लोगों की तरफ इतना इज्जत से देखते थे, और अभी राजनीति के लोग जब जाते हैं तो ये लोग हेट्रेड से देखते हैं कि जानते हैं 5 साल के लिए लूटेगा, फिर दूसरा लुटेरा आएगा और दूसरा नारा उठाएगा, मगर आम जनता का जो हाल है वही रहेगा। इन सब पैराडाइम से निकल के ही हम लोग को राजनीति करना है। मैं जब राजनीति ज्वाइन की तो मुझे ये लगा कि शिक्षा के क्षेत्र में मुझे जितना भी देना था मैंने दिया। फिर आके कोई मुझे उखाड़ के फेंक देने का एक नारा लगाया और मुझको उखाड़ा गया। बहुत अच्छा हुआ। कौन शख्स है? अभी का हम लोगों का जो, अभी तो वो रिजाइन किए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर थे फिरहाद हकीम साहब, तो जनाब फिरहाद हकीम साहब आके एक औरत के बारे में, मैं एक औरत थी जो मिलिया लमिन कॉलेज की टीचर थी। आप सोचिए कि हम लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, मगर मिलिया लमिन कॉलेज में बोईशाखी बनर्जी टीचर इंचार्ज नहीं रह सकती है, ये कहाँ पे लिखा है? सही। और क्यों बोईशाखी बनर्जी इतना बड़ा खतरा है? क्योंकि मैं सच बोलने वालों में से थी, तो मुझे उखाड़ा गया, मुझे बाहर फेंका गया। मेरा तो जुनून खत्म नहीं हुआ। मैंने सोचा कि मेरे जैसे तकदीर में और किसी का ये उखाड़ने का डिसीजन फिरहाद हकीम ना होते तो उनके खिलाफ मुझे लड़ना है। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी से जितना मेरे अंदर जो जोश था, मेरे अंदर जो काम करने का जो काबिलियत है, इसको लेके मैं जुटा आया। मैं लोगों के पास गया, उन लोगों को समझाया कि हम लोग को, इन लोग को ये जो उखाड़ के फेंकने वाले बात हो रहे, हम लोग सिर्फ बैलेट में जाके बटन दबाएंगे। और एक इम्पोर्टेंट सवाल देते हैं कि बंगाल की लेकर के आपका फिक्र भी है, एक सोच भी है, बंगाल की जनता के बारे में भी सोचती, बंगाल के बारे में सोचती, बंगाल उन्नति करे, तरक्की करे, खुशहाली हो, डेवलपमेंट हो, विकास हो, औरतों को भी सम्मान मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, बच्चे को तालीम मिले। मगर जिस तरीका से आप खामोश हैं पॉलिटिकल डिसीजन को लेके,
तो खामोशी जो होती है एक बड़ी इनकलाब का प्रदर्शन होता है कि जब उसी वक्त समुद्र खामोश हो जाता है, जब समुद्र में बहुत ज्यादा उछाल आने वाला होता है, तो हम डायरेक्ट जानते हैं मोहतरमा बैसाखी बनर्जी साहिबा से इनकी खामोशी क्या इनकलाब बर्पा करेगी, डायरेक्ट हम जानते हैं। देखिए, मेरे खामोशी में भी बहुत सारे जवाब रहते हैं। जी जी, इसीलिए तो और मैं यही कहूंगी कि ये छोटा सा वक्त का जो रिसेस है, ये एक्चुअली एक प्रिपरेशन का टाइम है। जी। आगे जाके मैदान में किस रूप में मैं उतरूंगी, कहाँ पे मैं काम करूंगी, कौन से प्लेटफॉर्म से मैं जवाब दूंगी, बंगाल का जनता देखेगा और बहुत तुरंत देखेगा। क्या नई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं बना रही है, फॉर्म कर रही है? देखिए, मैं अभी कुछ भी नहीं बोलूंगी, कुछ सरप्राइज भी रहना चाहिए, मगर मैं यही बोलूंगी कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो अभी मुझे लिख रहे थे कि हम जो 3000 लोग रिजाइन कर दिए, आप हम लोगों के लिए कुछ तो सोचिए। तो उन लोगों के लिए, जिन लोगों को रिप्रेजेंट करने का कोई है नहीं, उन लोगों के लिए मैं जो काम शुरू की थी और जो अधूरी रह गई है, उसके लिए मुझे वापस आना है। और ये मैं दावे से कह सकती हूँ कि वापस आऊंगी और एकदम ठोस जवाब जो देना है, जिसको भी देना है, जो मुझे उखाड़ के फेंकने वाले हैं उसको भी दूंगी। और जो ये सोच रहे हैं कि हर किसी के माइंड में वही होगा जो वो सोचेंगे, मेरे सोच के ऊपर किसी का काबू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे ज़मीर का। तो ज़मीर की सुनूंगी, आवाम की सुनेंगे और उसी के हिसाब से अगले बार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा बैसाखी बनर्जी साहिबा का। उन्होंने एक बहुत अच्छा जुमला बोला कि मैं दिल की सुनूंगी, जमीर की सुनूंगी, अपने हाथ की सुनूंगी। जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा दिल से करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि बैसाखी बनर्जी साहिबा का जो भी दिल से फैसला होगा वो बेहतर होगा, बंगाल की जनता के हक में होगा, बंगाल के अवाम के हक में होगा। मैं एक ही चीज बोलता हूं कि कभी भी मजहब के नाम पर जो है वोट मत दीजिएगा। बंगाल कैसे तरक्की करेगा, बंगाल कैसे आगे बढ़ेगा, इसके नाम पे वोट देना है। अपने वोट को बर्बाद मत कीजिएगा, वोट जरूर दीजिए। बंगाल को बनाने में, बंगाल को सजाने में, संवारने में ये आपकी आवाज है। अपनी आवाज को दबने मत दीजिएगा। हमारे चैनल को यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके दरमियान आते हैं, आते रहेंगे, हालात से आपको आगाह करते रहेंगे। आपके प्रॉब्लम्स, आपकी समस्या, आपके मसाइल को उठाते हैं, उठाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। डीजे कैमरामैन अजहर रहमान के साथ महबूब रजा सिद्दीकी की इजाजत। थैंक यू वेरी मच।